हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत का वन लाइनर, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एज लाइक आप अभी जो हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम्स है, बिहार शिक्षक भर्ती होने वाला है, और BPSC PT एग्जाम होगा, बिहार दरोगा होगा, और बिहार SSC, और अभी बिहार में जो है एग्जाम की बाहर आने वाली है, और जितने भी इंडिया लेवल के एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग जो शुरू करते हैं प्राचीन भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, डोलमेंस शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, डोलमेंस शब्द से क्या तात्पर्य है, तो ये जो इसका मतलब हुआ, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधि को जो है डोलमेंस कहा जाता था। अगला पॉइंट है, आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था, तो पशुओं को पालना। ठीक है, पशुओं को पालना उनके द्वारा सीखा गया पहला काम था। अगला पॉइंट है, होमोसोपियंस से जातीय रूप भिन्न प्रारंभिक मानवनुमा जीवी को क्या कहते थे, तो होमिनिड कहा जाता था। क्या कहते थे, होमिनिड। अगला पॉइंट है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किस विद्वान का कथन है, तो ये कथन जो है राहुल संकृत्यान जी का है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो है बोर्नियो की नियाह गुफा से। ठीक है, बोर्नियो के नियाह गुफा से। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था, तो वो था ग्रोसियन। ठीक है, ग्रोसियन उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था, तो वो था तांबे में। ठीक है, टीन का मिश्रण किस में किया गया था, तांबे में। अगला पॉइंट है, वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा, तो वो है लोहा। ठीक है, जनतांत्रिक धातु कहा था लोहा को। नेक्स्ट है, लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है, तो यह है मध्य प्लास्टोसिन काल की। ठीक है, मध्य प्लास्टोसिन काल की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो है बिला सुरगाम से, जो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है वर्तमान में। अगला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वो है सिरकप से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिरकप। आगे देखते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था, तो वो था मचान, कंदरा और झोपड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती थी, तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। ठीक है, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। अगला पॉइंट है, ताम्र संचय का संबंध जो है किससे है, तो वो काले एवं लाल मृद भांड से। ठीक है, काले एवं लाल मृद भांड से। अगला पॉइंट है, किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए, तो वो है लेखहिया शिलाश्रय प्रथम से। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से है, तो वो है पुरातात्विक स्रोत। यह सेशन बहुत ही VVI होने वाला है। प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चन जो है आपको अटपटे लग सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है इसको पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अभी एग्जाम में जो है अब प्राचीन भारत से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती है, तो लौह काल से। ठीक है, लौह काल से। आगे बढ़ते हैं, भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है, तो लोहे के औजार। ठीक है, लोहे के औजार। नेक्स्ट पॉइंट, लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सरकोफेगी और डोलेमन, ये जो है भारतीय महापाषाण संस्कृति की विशेषता थी। अगला पॉइंट है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है, तो संस्कृति के काल मापन का। ठीक है, संस्कृति के काल मापन का। अगला पॉइंट है, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है, नौपाषाणिक पुरास्थल गुफकराल कहाँ पर अवस्थित है, तो स्वात घाटी में। ठीक है, स्वात घाटी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था, ये जो है माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता है, तो चलिए देखते हैं किन नामों से जाना जाता है इसको। पाकिस्तान में सरस्वती को जो है, सरस्वती नदी को नारा, रैनी,
फकरा एवं वहिंदा कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ओलिगार्की, ओलिगार्की थी, कुलीन वर्ग थे ये लोग, कुलीन वर्ग थी। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, उज्बेकिस्तान, ईरान। ठीक है, कजाकिस्तान होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है जो दो नदियों के बीच की भूमि हो। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं, यह एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक मीन्स यूनानी। नेक्स्ट है प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो इसका आंसर होगा जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ था, उसी समय से लेखन कार्य शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित कर दिया था? तो अकद्दी भाषा ने। ठीक है, अकद्दी भाषा ने। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता क्या थी? तो चालकोलिक थी। ठीक है, चालकोलिक। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो वो है सर मार्टिमर व्हीलर ने। अगला पॉइंट है उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृदभांड के अंतरिम रूप से पहचान की गई है? तो वो है गेरुवर्णी मृदभांड। ठीक है, गेरुवर्णी मृदभांड। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र से हुआ है? तो वो सिंध क्षेत्र से हुआ। ठीक है, सिंध क्षेत्र से। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो आर्यों का आक्रमण। ठीक है, आर्यों का आक्रमण। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? तो वो मातृ प्रधान थी। ठीक है, मातृ प्रधान। अगला पॉइंट है किस पुरातात्विक का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ है? तो ये मार्टिमर व्हीलर का ही कथन है। इन्होंने ही कहा था कि ये जो है सिंधु सभ्यता का विनाश जो है वो इंद्र भगवान के कारण हुआ, तो वर्षा से हुआ है। ठीक है, ये दो दो बात बोले थे। प्रसिद्ध पुरातात्विक जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है? तो वह भारतीय कला एवं शिल्प पर उन्होंने रचना की है। आगे बढ़ते हैं, वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, वैदिक साहित्य का सही क्रम किस प्रकार से है? तो वैदिक संहिताएं है, उसके बाद ब्राह्मण है, तब आरण्यक है, तब उपनिषद है। वैदिक संहिता, तब ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ है, फिर उपनिषद है। अगला पॉइंट है कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दूसरा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये सभी प्रचलित हुई। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम। ठीक है, रीत का क्या अर्थ होता है? तो प्राकृतिक नियम। अगला पॉइंट है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इसका आंसर होगा धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और रीत जो था, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में निशाका या निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो स्वर्ण आभूषण के लिए। ठीक है, स्वर्ण आभूषण के लिए। अगला पॉइंट है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में किन ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का विवरण प्राप्त हुआ है? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है। नेक्स्ट है बोगाज कोई नामक स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों के नाम लेख हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ठीक है, ईरान से भारत में आने की सूचना देता है, तो वो है बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख। अगला पॉइंट है 14वीं ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, वो है बोगाज कोई अभिलेख। वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अभिलेखों का कलानुक्रम किस प्रकार से है? तो बोगाज कोई पहले आता है, फिर डेरियस का बेहुस्तीन अभिलेख, फिर डेरियस का पार्सिपोलिस अभिलेख, फिर डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख। ये सभी का क्रम इस प्रकार है।
अगला पॉइंट है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था, तो वो था वासुकी। ठीक है, वासुकी ने। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था, तो वो गाय को। अगला पॉइंट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है, तो ये ईरान से है। ठीक है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को क्या कहा जाता था, तो उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, उपाध्याय। अगला पॉइंट है सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद से। वान भट्ट की अष्टांग हृदय पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो यह है आयुर्वेद से। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचित लेखा पद्धति का विषय क्या था, तो विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का मॉडल था। अगला पॉइंट है पुराणों की रचना किसने की थी, तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा ने की थी। उग्र सर्वा। आगे बढ़ते हैं, पुराणों की संख्या कुल कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। नेक्स्ट है किस पुराण को उसके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है, तो मत्स्य एवं वायु पुराण को। ठीक है, मत्स्य एवं वायु पुराण। अगला पॉइंट है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवत्तर और वंशानुचरित किसके संकेतक है, तो ये पुराणों के हैं, पुराणों के। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो जय संहिता के रूप में। ठीक है, जय संहिता के रूप में। द आर्कटिक होम इन द वेदाज, आर्यों के आदि देश इसका मतलब हुआ, नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। द आर्कटिक होम इन द वेदाज जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, तो यह है महाभारत से। अगला पॉइंट है वैदिक सूर्य देवता को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो सावित्री, विश्वकर्मा एवं सविता नाम से जाना जाता है। अवतारवाद, ठीक है, अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है, तो वो भगवत गीता में। नेक्स्ट है भारतीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो है इराक से। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान से भोजन पत्र मतलब भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है, तो वो है श्रृंगवेरपुर से। नेक्स्ट कौन से ग्रंथ प्रस्थान तैयारी के अंतर्गत आते हैं, तो वो भगवत गीता, उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी, तो कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है, तो है कौत्स ने, कौत्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे हम पुनर्भू कहते थे। अगला पॉइंट है वेदांग ज्योतिषी की रचना किसने की है, तो वेदांग ज्योतिषी की जो रचना है वो किया है लगध ने। ठीक है, लगध ने। किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास का विरोध किया था, तो कुमारिल ने किया था। ठीक है, कुमारिल ने। नेक्स्ट है कौन सा वैदिक देवता अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता था, तो वो था वरुण देवता। ठीक है, वरुण देवता। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो कानीन से, कानीन। नेक्स्ट है सुलगव यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता था, तो रुद्र के लिए। ठीक है, सुलगव यज्ञ जो है रुद्र के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट है वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन किया गया है, तो वराह, नृसिंह के रूप में। ठीक है, वराह एवं नृसिंह के रूप में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य क्या था, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य था, तो संदेशवाहक को पलागल कहते थे। अगला पॉइंट है कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था, तो वार्तयोसोत्तम। नेक्स्ट है शाह जी की ढेरी के स्तूप से प्राप्त पुरावशेष धातु मंजिशा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां है, तो ब्रह्मा एवं इंद्र के साथ। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय के संदर्भ में पारी पल्लव आख्यान क्या था, तो ये बलियो
के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को कहा जाता था। ज्योतिषी वेदांग तथा सूर्य प्रज्ञा अपति जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में रखे जाते हैं? ये ज्योतिषी श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला पॉइंट है, गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिकी संस्कृति जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो चित्रित धूसर मृद भांडों से। ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांडों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनी द्वारा डायनोसियस एवं हेरकालीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किससे की गई है? तो शिव एवं कृष्ण से। ठीक है, शिव एवं कृष्ण से। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में से कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए थे? तो विश्वकर्मा एवं हिरण्यगर्भ। सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है। अगला पॉइंट है, कौन एक भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है? तो निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर। ठीक है। नेक्स्ट है, किस धर्म में यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास किया जाता था? तो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? वो इंद्र के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द क्या है? मतलब ऊसर भूमि को क्या कहते थे? तो खील कहा जाता था। चित्रित धूसर पात्र संस्कृति से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने के कौन से कारण है? तो दोनों के भौतिक सांस्कृतिक में समानता, यही कारण है। वैदिक देवता वरुण के बारे में सत्य कथन क्या है? तो वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वे पापियों को दंड देते थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं, यह मत किस दर्शन में व्यक्त किया गया है? तो मीमांसा दर्शन में। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? तो सोम देवता का। ठीक है, सोम का। ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो बीबी लाल थे। ठीक है, कौन? बीबी लाल। विष्णु का तमिल में क्या नाम था? तो तिरुमल था। ठीक है। नेक्स्ट है, जाति प्रथा सर्वप्रथम कब से जटिल होती हुई दिखाई देती है? तो ये उत्तर वैदिक युग से, उत्तर वैदिक युग से। मैक्स मुलर नामक विद्वान ने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वेदों के अध्ययन के लिए मैक्स मुलर प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, वैदिक युग में मन का उपयोग या प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो वजन के लिए, तौल के लिए। ठीक है। किस कारण से गणसंघ क्षेत्रों में वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है? तो वैदिक कर्मकांडों से विमुखता के कारण। अगला पॉइंट है, वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले कब दिखाई पड़ती है? तो धर्म सूत्रों में। अगला पॉइंट है, भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है कार्यों के विभाजन से। ठीक है, कार्यों के विभाजन से। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुआ? तो राज्यों के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया था। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म में एक संस्कृति का प्रमाण चिन्ह क्या था? तो वो था यज्ञ। संहिता क्या होता है? संहिता जो है श्लोकों के संग्रह को हम लोग संहिता बोलते हैं। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की थी? पीवी काने ने। ठीक है, पीवी काने ने। अगला पॉइंट है, ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो है अम्बस्ट। नेक्स्ट है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। ठीक है, मवेशियों का स्वामी। वेद, उपनिषद, पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में। अगला पॉइंट है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता था? तो संहिता कहा जाता था। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो वायु पुराण में। ठीक है, वायु पुराण में। अगला पॉइंट है, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? तो ये द्रोणाचार्य के। ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो है अंतरचिखेरा का।
किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत की आर्यकरणी किया, अर्थात उन्हें आर्य बनाया? तो ये अगस्त्य ऋषि थे। ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो धर्मशास्त्रों के समय। ठीक है, धर्मशास्त्रों के समय। अगला पॉइंट है, कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन माना जाता है? तो वो है बीना। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचन पंचजन से संबंधित नहीं थी? तो वो है कीकट। नेक्स्ट है, किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? तो ये है स्कंद स्वामी। गौतम एवं बौधायन के अनुसार वैदिक उत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी? तो 15% थी। ठीक है, 15%। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? तो प्रवाहन जबाली था। नियोग प्रथा को किस धर्म सूत्रकार ने अनुचित बताया? तो वो बौधायन ने बताया था। अगला पॉइंट है, किस पुस्तक की रचना डी कौशाम्बी ने की थी? तो एन पुस्तक था। एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। हिस्टोरिका की रचना किसने की थी? तो हेरोडोटस ने की थी। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम आहत या पंचमार्क सिक्के किसके बने होते थे? ये चांदी के होते थे। पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या किसने की है? तो रेप्सन ने किया है। अगला पॉइंट है, परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के निवासी थे? तो उज्जैन के। नेक्स्ट है, पूर्व भाग में दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? तो पंचाल का। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ पर परिवर्तित की थी? तो वो है कौशाम्बी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र के। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम। राजगिरी के राजकीय चिकित्सक जीवक को किस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है? उसका नाम क्या था? तो सालवती। ठीक है, सालवती। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन में हुआ था? तो वो हुआ था शिशुनाग। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल कहा जाता था। नेक्स्ट है, मगध पर शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम वृत्रथ था, उसके बाद बिंबिसार, फिर शिशुनाग, फिर बिंदुसार। ठीक है, इस तरह से उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो वो था श्रीविजय। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि वो अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाती है? ब्रह्मा ने। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अच्छेदवाद के भौतिकीवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? तो वो थे अजित केशव कम्बलिन। ठीक है, केशव केश कम्बलिन। अगला पॉइंट है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो हत्थापल लेखन एवं एक दंडिक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो अजित केश कम्बलिन था। हेमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय की एक शाखा थी? तो महासांघिक संप्रदाय। नेक्स्ट है, सभी सरकार व्यय धर्मा है, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करे। इस इन वचनों को श्रेय किसे दिया जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत में सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप में विद्यमान रहते? ये है सर्वास्तिवादीन के। किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत पर तिरस्कार किया था? तो आजीविक संप्रदाय ने। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो सिहली परंपरा, महावंश एवं दीपवंश का। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो ये बौद्ध युग में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद से। अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो नैरात्मवाद से। बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण
शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया, उस स्तूप का क्या नाम है? तो बोरोबुदुर का स्तूप। ठीक है, बोरोबुदुर का स्तूप। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। ठीक है। सरहपा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। मानव व्यक्ति पंच स्कंदों से निर्मित है, यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से। जातकों में उल्लेखित हिंद शिव का संबंध किससे स्थापित किया गया है? तो कसाई तथा व्याघ्र से। एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है जो पाप एवं असत का शत्रु है और इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में रखता है, वह कौन है? तो ब्रजपानि। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण कौन थे? तो लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि वह दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त से सदैव विद्यमान रहते? यह है सार्वसितवादीन। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी, उसे क्या कहते थे? तो भिक्खु मणि पति मोक्ष, भिक्खु मणि पति मोक्ष कहते थे। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो अनुवासन, अनुसावन कहते थे। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कालचक्रायन है, इसका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मंजूश्री थे। ज्ञान प्राप्ति उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किए थे? तो उसका नाम था सुजाता। किस व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन सूअर का मांस को ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो चुंद के द्वारा। ठीक है, चुंद के द्वारा। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? मठों में भ्रष्टाचार। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म की किन मान्यताओं का खंडन किया? तो वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, योगों की फलोत्पादकता। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन क्या है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, वे निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। भारत के बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन जो है वो है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों का निम्न माना। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे? तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये थे उसके प्रचार के कारण। तो चलिए ये दोस्तों आज का सेशन, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि ये पीसीएस लेवल में अब आजकल जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्ड भी काफी स्ट्रांगली था, जो आप लोग बहुत लोग इसमें नहीं सुने होंगे तो उन्हें थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा। लेकिन प्राचीन भारत थोड़ा सा जो है ना ऐसे ही होता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, क्योंकि अब लगातार जो है प्राचीन भारत से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मतलब सुना हुआ ही नहीं लगता है। इसलिए जो है ये सेशन आज चलाया गया है कि थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप का लेवल दिया गया है। तो आप लोग जरूर इसे पढ़िए और 2-3 बार रिवीजन कीजिए, तब आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में जैन धर्म को लेकर, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।